पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दलाल साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद धन्य भाई। दलाल साहब, जिस प्रकार से पंजाब में कद्दावर नेता, मजबूत नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कांग्रेस के पर्यवेक्षी माने जाते हैं, उनका शासन डामाडोल हो जाता है, उनको कुर्सी से हटा दिया जाता है, नया चेहरा वहां पर चीफ मिनिस्टर बनता है, क्या राजनीतिक वातावरण देखते हैं? धरनी जी, पंजाब की घटना से पहले आपको कांग्रेस पार्टी की राजनीति को समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की राजनीति हमेशा ही प्रदेशों में अलग अलग ग्रुप, अलग अलग परिवार, बड़े बड़े जो है प्रभावशाली नेता पैदा करके या जो है उनको मिला के उसको करने की रही है। और केंद्रीय नेतृत्व तो हमेशा उनको आपस में लड़ाता रहा है और वो दिल्ली दरबार के चक्कर लगाते रहे। ये परंपरा सालों से है। और अब क्या है कि केंद्रीय नेतृत्व में वो शक्ति नहीं रही, क्षेत्रीय छत्र ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। उसी का परिणाम है कि अब जो है जहाँ जहाँ कांग्रेस है वहाँ वहाँ बड़ी आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा है। चाहे आप मध्य प्रदेश को देखें, चाहे छत्तीसगढ़ को देखें, चाहे राजस्थान को देखें, चाहे पंजाब को देखें, और इवन केंद्र में भी जो बिल्कुल नज़दीकी आदमी थे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी के, सिंधिया साहब थे, और हमारे जो पायलट साहब भी बीच में बगावत कर गए थे। हमारे उत्तर प्रदेश में जो बड़ा ब्राह्मण चेहरा था वो भी छोड़ के इनको चले गए। बहुत सारे, फिर एक G23 करके ग्रुप आया जिन्होंने ये कहा कि भाई कोई स्थायी अध्यक्ष दिया जाए। तो कांग्रेस का नेतृत्व तो कमज़ोर हो गया है और लोग साथ नहीं रहे। तो ये छत्रप जो हैं फड़फड़ा रहे हैं सत्ता प्राप्ति के लिए। वही परिणति जो है, जो परिणाम निकल के आ रहे हैं पंजाब में, उसी का परिणाम है। आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कल्चर का एक हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि आप कांग्रेस को भली भांति जानते रहे हैं, क्योंकि आपने शुरुआती दौर में कांग्रेस में भी काफ़ी सक्रियता रखी। फिलहाल क्योंकि आप बीजेपी के मंत्री भी हैं, तो परिवारवाद की बात जरा थोड़ा तथ्यात्मक तरीके से कैसे कहेंगे? नहीं, आपको समझ ये है कि कांग्रेस की साफ नीति है कि देश के अंदर एक परिवार है, वो परिवार अपनी पकड़ को रखना चाहता है कि कुछ भी हो जाए, कि नेहरू गांधी का जो सिस्टम है, आज राहुल गांधी है, सोनिया जी है, कि उनके परिवार से बाहर ना तो पार्टी जाए और ना सत्ता जाए। अब इसी तरह से प्रदेशों में जो है, राजस्थान में गहलोत साहब हैं, यहाँ पर ये थे कैप्टन साहब थे, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, वो आपके सामने है। कोई विचारधारा की बात नहीं है, कोई विकास की बात नहीं है, कोई जन कल्याण की बात नहीं है, सत्ता की लड़ाई लड़ते रहते हैं। और जब इन्हीं क्षेत्र में वहाँ दिल्ली में हाजिरी लगाने की कम कोशिश करते हैं या दिल्ली दरबार का आदेश कम मानते हैं, तो जो परिणाम हुआ है पंजाब में, इस तरह की घटनाएं घटती हैं। आपका मानना ये है, आपका राजनीतिक अनुभव कहता है कि अमरिंदर सिंह ने दिल्ली दरबार की कोई ना कोई अवमानना की, इसलिए ये सजा उनको मिली? वो तो खुद ही बोले हैं। अमरिंदर सिंह ने जाने से पहले ये कहा है कि 3 बार आपने मीटिंग करके मेरी अपमान किया है, मेरी बेइज्जती की है। और अमरिंदर सिंह, मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं सैनिक रहे हैं और देशभक्त भी रहे हैं। और उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर, और आज जो जैसे राहुल गांधी जी ने कहा जलियांवाला बाग के रेनोवेशन का काम किया, तो उनकी लाइन नहीं की, टोकी। बहुत सारे मुद्दे हैं कि इन्होंने अपने जो कांग्रेस के ऊपर के जो नेतृत्व था वो चाहते थे, उस तरह की भाषा नहीं बोली। तो पिछले जब सिद्धू जी को अध्यक्ष बनाया कांग्रेस का, तो अमरिंदर सिंह का जाना तो उसी दिन से पटकथा लिख दी गई थी। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा का कांग्रेस कल्चर जो है, हरियाणा की, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल भी है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा हैं, इन पर कितना का असर और प्रभाव देखते हैं पंजाब की राजनीति का? जो पंजाब में हुआ वो हरियाणा में भी होगा। हरियाणा में भी कोई कांग्रेस एक तो है नहीं,
पिछले 10 साल से इनके पास जिलाध्यक्ष नहीं है। हमारे बयान दिया हरियाणा के खिलाफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, और हमारे पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि भी इनको हरियाणा के कांग्रेस के खिलाफ आप जो है जिला लेवल पर इनके प्रदर्शन करो, जिला अध्यक्ष के या जिला पार्टी के कार्यालय पर। तो हरियाणा में 22-23 जिलों में 9-10 जगह ही हमें तो जिला कार्यालय मिले। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, इनकी जिला के कार्यालय नहीं है, जिला अध्यक्ष भी नहीं है। पर इसमें मैंने बताया कि कुछ छत्रप हैं, परिवार हैं, उनके अपने हित हैं, उनको इकट्ठा करके ये सत्ता की लड़ाई चलते रहती है। और अब क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व में वो दम नहीं रहा, वो वोट लेने की ताकत नहीं रही, तो ये बागी हो गए हैं छत्रप सारे, और अपना अपना रास्ता, अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग बजा रहे हैं। अमरिंदर सिंह का भविष्य आप क्या देखते हैं, अब कांग्रेस में रहेगा या नहीं? देखिए, वो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना मैं मेरी रुचि का स्वभाव है। मेरा विषय हरियाणा के किसान की भलाई का है। हरियाणा की मेरी भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा की बात कर लेते हैं, किसानों की बात कर लेते हैं। अगर जीटी रोड बेल्ट की बात की जाए, हरियाणा के 3 तरफ दिल्ली के किसान बैठे हुए धरने पर, सुप्रीम कोर्ट ने पीछे गाइडलाइन दी, उसी गाइडलाइन के तहत प्रशासनिक और हाई लेवल की मीटिंग भी हुई, लेकिन किसान उस मीटिंग में नहीं पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई थी कि ये जो रास्ते बंद हैं, कुछ लोगों के, हमारे हरियाणा के बॉर्डर पे पंजाब के हमारे जत्थेदार लोग बैठे हुए हैं, और हमारे कारखाने हैं, चमड़ा उद्योग है, बहादुरगढ़ का बर्बादी के कार पर है, और हमारे राई और कुंडली और सोनीपत ज़िले के आसपास के जो कारखाने हैं बहुत परेशान हैं। हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है, लाखों रोजगार हमारे यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना की थी कि हमारे रास्ते खुलवा दिए जाए, और सुप्रीम कोर्ट जी ने डायरेक्शन भी दी थी कि खुलवाए जाएं, और उसी के आदेश की पालना में हमने हाई लेवल की जो कमेटी बनाई, और उसके द्वारा किसानों से प्रार्थना करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमने जो मीटिंग कॉल की थी, किसानों ने भाग लेने से मना कर दिया, किसान नेता जो थे। तो अब क्या हल इसका निकलेगा? किसान आ नहीं रहे तो अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कैसे कंप्लाइंस होंगी? नहीं, अच्छा तो ये होता है कि वो जो जत्थेदार या जत्थेबंदी हमारे यहाँ बैठी हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं, और ये देश कानून से चलता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने आप संज्ञान लेती है कि भाई किसकी बात गलत है, किसकी बात जायज़ है, उनका अपना फैसला है। अब हमारे जो सरकार के पास विकल्प यही है कि ये बताएंगे कि हमारे को तो इन्होंने कुछ सहयोग किया नहीं है, अब आप ही कुछ करिए। मंत्री जी, अगर बात की जाए जीरी की खरीद का वक्त आ गया, पराली जो है वो कहीं जलाई ना जाए, इन चीज़ों पर कैसे अंकुश लगेगा ताकि पोल्यूशन वाला मसला दोबारा खड़ा ना हो? देखिए, पराली जलाने की समस्या पिछले कई सालों से थी, और किसान बेचारे का इसमें कुछ ज़्यादा कसूर नहीं था। किसान अपनी धरती को ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन ये पराली धान काट के गेहूं बोने के बीच में बहुत कम वक्त होता था, सूखने का टाइम नहीं था, पराली को उसको गलाने का टाइम भी नहीं होता था। तो अब पिछले 3-4-5 साल में बहुत सारी योजनाएं आई। हमने पराली के लिए मशीनें पहले लेके आए, हमने ऐसी फसलें दी जो धान की बिजाई जल्दी हो जाए, हमने ऐसी बीज दिए जो धान जल्दी कट जाए, और ऐसी विधियां दी कि भाई आप इसको बेल बना के रखिए, पराली को जलाइए मत। आप इसको, हमने कारखाने के लाइसेंस दिए कि जिसमें एथेनॉल के प्लांट लगें, जिसमें पावर प्लांट लगें, और पराली के कंज्यूमर तैयार किए। तो इसका परिणाम यह आया कि पिछले साल, उससे पहले के सालों से हर साल पराली जलाना हरियाणा के किसान कम से कम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस बार बिल्कुल ही ये घटनाएँ कम हो जाएंगी। लेकिन मुझे एक चीज़ पे अचरज आता है, खासकर हमारे मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो हमेशा अक्टूबर के दिवाली के आसपास बयान देते थे कि हरियाणा और पंजाब के किसान पराली जलाते हैं इसलिए दिल्ली में प्रदूषण होता है। इस बार उन्होंने चुपचाप पटाखे बैन कर दिए दिल्ली में, जो पराली की वजह से नहीं दिल्ली में प्रदूषण होता था, पटाखों की वजह से दशहरे दिवाली का प्रदूषण होता था। क्योंकि पंजाब में इलेक्शन है, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और एकदम से पलटी मार के दिल्ली के जो प्रदूषण का मेन कारण था, दिल्ली का पटाखे, उनको बैन कर दिया।
मंत्री जी, हरित स्टोर की बात करें, आपकी प्लानिंग में है, सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री जी का और आपका, उसको लेकर क्या चल रहा है और क्या कब तक स्टोर ये खुल जाएंगे? मेरा विभाग के नीचे कॉरपोरेशन है, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, वो विभाग इसका नोडल ऑफिसर है। और हमारे मुख्यमंत्री जी की कोशिश है कि गांव के बच्चों को गांव में रोजगार मिले। उसी परिकल्पना को पूरा करने के लिए हमारा उद्देश्य है कि 5000 दुकानें हम गांव में खुलवाएं। 150 स्क्वायर फीट का एरिया हो, 21 से 35 साल का युवा हो, पढ़ा लिखा हो, और उसके पास पैसे नहीं है तो हम उसको मुद्रा लोन दिलवाएंगे। और उसमें हमने कम से कम भी 1000 प्रोडक्ट उसको देंगे, और वो प्रोडक्ट हम बाज़ार में बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी के सस्ते रेट पर खरीद के उसको दे देंगे। और जितना सामान वो बेचेगा उस पर 10% प्रॉफिट उसका होगा, और 10% खर्चा जो हमारे विभाग का और का ले जाने का लाने का, उसको सारी सामान दुकान पर हम पहुंचाएंगे। और उससे ये होगा कि गांव का बच्चा गांव में बैठे बैठे 15,000 जितनी सेल कर लेगा, 20,000 25,000, अगर वो 3 लाख की सेल कर लेता है तो 30,000 रुपये कमाएगा। जो किस तरह के प्रोडक्ट बेचे जाएंगे? सारे किराने में जो चीज़ें होती हैं, एपिड के स्टोर हैं, हमारे जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, दाल हैं, बिस्कुट हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, और जो जो मल्टीनेशनल कंपनी के हैं उनके प्रोडक्ट भी हैं। और हमने उनसे वो एग्रीमेंट कर लिया है कंपनी से, 50%, 40%, 5 से लेकर 55% तक के हमने उनके MRP से रिड्यूस रेट कराए। और आमतौर पर MRP पे रेट बेचते हैं लोग, और उसको हम जो है दुकान पे उसी अच्छी से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है उनको देंगे, और उसका दोहरा लाभ होगा। एक बच्चे को रोज़गार मिलेगा, क्वालिटी की हमारी गारंटी होगी, और कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है सस्ते रेट पे मिलेगा। धन्यवाद। तो ये हैं JP दलाल, हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। इनका कहना है कि पंजाब में जो कुछ हुआ वो कांग्रेस के नेतृत्व का सेंटर में कमजोर होने के कारण हुआ, क्योंकि सेंटर की लीडरशिप है ही नहीं कांग्रेस के अंदर, और हर जगह हर स्टेट में परिवारवाद फैलाया हुआ है। यही केंद्र में भी कांग्रेस का चल रहा है। इसी के चक्कर में कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाना पड़ा है। हरित स्टोर के बारे में उन्होंने बताया कि बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने के लिए सरकार की क्या प्लानिंग है। इसके अलावा कई मुद्दों पर उन्होंने हमारे से चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।